रिजिड बॉडी हम लोग बोलते हैं कि ऐसे बॉडी को, कोई भी बॉडी बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का कलेक्शन है, तो हम बॉडी को रिजिड बोलते हैं अगर उसके किसी भी दो पार्टिकल के बीच में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दोज टू पार्टिकल्स अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो, न नजदीक आए न दूर जाए, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनसाइड द बॉडी, अगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दोज टू पार्टिकल्स अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो, तो हम बॉडी को बोलते हैं रिजिड। जैसे ये कलम रिजिड बॉडी है, लेकिन हमारा हाथ रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो अगर कोई बॉडी रिजिड है तो उसके मोशन को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे हैं। पहला कैटेगरी है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है प्योर रोटेशन, और तीसरा है कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तीनों को हम समझाते हैं आपको। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब, जैसे हम एक मोशन दिखाए हैं, ये कलम जैसे ऐसे है और ऐसे जा रहा है, यानी उस बॉडी के हर पार्टिकल का अगर पाथ को हम ट्रेस करें, हम दो पार्टिकल के पाथ को ट्रेस किए हैं। यहाँ पे एक डॉट बना दीजिए उस बॉडी पे कोई भी रंग से, चमकदार फ्लोरेसेंट, ताकि आपको दिख सके, और उसके पाथ को ट्रेस कीजिए। थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, एक ट्रेजेक्टरी पे मूव करता हुआ आपको दिखेगा। किसी दूसरे पॉइंट का भी ट्रेजेक्टरी को ट्रेस कीजिए इसी तरह से। मैंने ऑब्जर्व कीजिए, ये पॉइंट यहाँ दिखा, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर कलम जैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ एक डॉट बना दीजिए, यहाँ एक डॉट बना दीजिए, यहाँ सबके पाथ को ट्रेस कीजिए। तो सबका पाथ कॉन्ग्रुएंट पाथ, कॉन्ग्रुएंट मतलब हूबहू, कॉन्ग्रुएंट मतलब हूबहू। आप इस पाथ को उठा करके उस पाथ पे रख सकते हैं, एकदम ओवरलैप करेगा। तो ऐसे मोशन को कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, अगर रिजिड बॉडी कोई एक फिक्स्ड एक्सिस आपके रिस्पेक्ट में दिखे, बॉडी का हर पॉइंट उसी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ में आपको घूमता हुआ दिखे, एवरी पॉइंट इनसाइड द बॉडी अलग अलग रेडियस में घूम रहा होगा। कई पॉइंट्स होगा बॉडी का जो एक्सिस के निकट होगा, वो छोटे सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा। कुछ पॉइंट्स ऐसा है बॉडी के अंदर जो इस एक्सिस से उनका दूरी अधिक होगा, वो लार्जर सर्कल में रोटेट करता हुआ दिखेगा। लेकिन बॉडी का सारा पॉइंट एक फिक्स्ड एक्सिस, ये एक्सिस आपके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखना चाहिए, मूव करता हुआ नहीं। कोई एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने वाला पॉइंट सब दिखेगा आपको स्टेशनरी। ये पॉइंट सब जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर हो सकता है कि इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट, ये एक्सिस ऑब्जेक्ट और ऐसे घूम रहा हो, यानी कि इसका सारा पार्टिकल सब जिसका बना हुआ है ये बॉडी, इस फिक्स्ड लाइन, दिस फिक्स्ड लाइन इज सम लाइन इन स्पेस। इस एक्सिस के अबाउट ये कलम ऐसे घूम रहा है, उसका हर पॉइंट एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ दिखता है, तो आप कहेंगे इस बॉडी के मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन। यहां जरूरी है समझना कि किसी बॉडी के मोशन को आप प्योर रोटेशनल तभी कह सकते हैं जब आप आइडेंटिफाई करके हमको बताएं वो फिक्स्ड एक्सिस, ताकि आप बोल पाए कि हमको वो बॉडी का मोशन दिख रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट दैट एक्सिस। अगर आप एक्सिस लोकेट नहीं कर पाते हैं जो आपके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखे, तो आप नहीं कह सकते हैं कि आपको बॉडी का मोशन प्योर रोटेशनल मोशन दिख रहा है। एंड तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। और कोई बॉडी अगर ट्रांसलेट एंड रोटेट करता हुआ आपको मूव करता हुआ दिखे, यानी कि कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा हो, रोटेट भी कर रहा है और ये एक्सिस भी घसक रहा है। फॉर एग्जाम्पल
तो उसको हम कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन कहेंगे। एक सिंपल एग्जांपल है, जब एक गेंद को एक स्पिनर क्रिकेट के गेंद को नचा के फेंक देता है बैट्समैन की तरफ, तो गेंद नचता हुआ और बैट्समैन की तरफ मूव करता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। सड़क पे जब गाड़ी चल रहा है तो उसके हम किसी एक चक्का को देखिए, व्हील को देखिए, कोई भी एक व्हील को देखिए जो मोशन में है, तो वो रोटेट प्लस ट्रांसलेट कर रहा है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। बहुत एग्जांपल है, हमारे चारों तरफ इस तरह का मोशंस हो रहा है। हमको इन मोशंस को एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब, जैसे अगर कोई बॉडी स्पेस में मूव कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास का हम इस वक्त जानते हैं कि मेरे रेफरेंस फ्रेम में उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन, और इस वक्त सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम जानते हैं। यहां बैठ करके हम देख रहे हैं इस बॉडी के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस वक्त के बाद किसी भी वक्त पे हम इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और स्थान बता सकते हैं कि नहीं। तो न्यूटन हम लोग को बताए हैं कि अगर इस बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का जानकारी अगर है, तो सभी फोर्सेस को ऐड कर दीजिए और मास ऑफ द बॉडी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। मतलब dvcm/dt निकल जाएगा, जिसको एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब अगले dt सेकंड में भी इसके वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो आप निकाल सकते हैं। अगर दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई कर दें तो यू कैन फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द नेक्स्ट टाइम इंटरवल dt। और अगर हम यहां से बॉडी हर dt समय में पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज होता जाएगा, और अगर हर वक्त आपको मालूम है फोर्सेस, तो हर वक्त आपको मालूम है एक्सेलरेशन, और आप हर वक्त से अगले dt वक्त में उसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। और चेंज सबको जोड़ दें, dvcm कोई भी समय से, 0 समय से t समय तक फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस तरह से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वक्त, प्लस इस वक्त जो वेलोसिटी है उसको vcm0 कह दें, तो vcm0 प्लस इस समय से अगले t समय तक अगर आप हर वक्त एक्सेलरेशन निकाल के dt से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दें, तो ये है चेंज इन द वेलोसिटी, dvcm प्लस dvcm, और इनिशियल वेलोसिटी में उसको ऐड कर दें तो आपको निकल जाएगा वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो एनालिसिस ऑफ मोशन का मतलब यही होता है कि अगर एक वक्त हमको उस बॉडी का स्थिति पता हो तो हम किसी भी वक्त बता। पर ये जो इक्वेशन है डायनेमिक्स, इस इक्वेशन से हम इसके वेलोसिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एट सम टाइम लेटर। लेकिन अगर ये बॉडी रोटेट भी कर रहा हो और ट्रांसलेट भी कर रहा हो, तब एक क्वांटिटी हम डिफाइन किए हैं एसोसिएटेड विद रोटेशन कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंड एक क्वांटिटी डिफाइन किए हैं एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशनल मोशन वेलोसिटी। तो हम एंगुलर वेलोसिटी भी अगर मान लीजिए इस वक्त ये बॉडी नच रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, तो एक क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। 0 समय पे उसका एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है कि ऐसे नच रहा है विद सम एंगुलर स्पीड, रेडियन पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद अब कितना एंगुलर वेलोसिटी से ये नच रहा होगा, अब हम ये जानना चाहते हैं। तो अब ये डायनेमिक्स का इक्वेशन हमको मदद नहीं करता है,
In analyzing the rotational motion, we need some another equation of dynamics. Translational motion के एनालिसिस के लिए यही इक्वेशन है, बट रोटेशनल मोशन के एनालिसिस के लिए we need some new equation. वही हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसको कहेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स. इस इक्वेशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स. माने ये इक्वेशन ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड सारा बात इसी एक इक्वेशन में छिपा है. इफ वी अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, वी अंडरस्टैंड ट्रांसलेशन. वी कैन एनालाइज ट्रांसलेशनल मोशन. लेकिन रोटेशनल मोशन को भी हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं अगर ये बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट किसी एक वक्त नच रहा है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा. तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस पे फोर्सेस लग रहा है बॉडी पे, कोई बाहर से फोर्स लगा है, इधर से कोई उधर से, तो इफ आई नो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स लगेगा तभी कोई भी मोशन में चेंज होगा. फोर्स अगर नहीं लगेगा तो मोशन में कोई चेंज होता ही नहीं. अगर कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी से किसी दिशा में जा रहा है तो इसी दिशा में जाता रहेगा अगर कोई फोर्स नहीं लगे. तो इस पे फोर्सेस लग रहा है, बट हाउ डू आई नो कि अभी से t सेकेंड्स के बाद इसका एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज होगा. एंगुलर वेलोसिटी को जरा रिविजिट कर लें संक्षेप में. जब भी कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कोई पार्टिकल, तो हम लोग किसी भी वक्त उसका पोजीशन पूछिएगा तो हम एक स्केल बना लेते हैं, लीनियर स्केल, और उसका पोजीशन बताते हैं एक रियल नंबर. ये डॉट से दिखाते हैं उसका पोजीशन. अगर पोजीशन को एक सिंबल से डिनोट करें और समय को t, तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं वेलोसिटी. अगले dt टाइम में वो पार्टिकल अगर इस स्थान से घसक के यहां चला गया है, x प्लस dx स्थान पे चला गया है, समय t प्लस dt, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने पर जो एरो बनता है, अगर वो dx है तो dx बाई dt को हम लोग डिफाइन किए हैं वेलोसिटी, पोजीशन बदलने का दर. और अभी अगर किसी वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी को हम लोग एरो से दिखाते हैं, v है एट टाइम t, थोड़ी देर बाद उसका वेलोसिटी v प्लस dv हो जाता है. तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन किए थे एक्सेलरेशन. इन दोनों वेक्टर के टेल को सटा के देखिए, ये था इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल से फाइनल की तरफ एक एरो बनाइए, तो ये है dv. थोड़ा सा वेलोसिटी में चेंज हो गया है, एरो का साइज बड़ा बन गया है. तो अगर dv का वैल्यू निकाल लें, यानी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, और उसको dt से डिवाइड कर दें, तो इस क्वांटिटी को हम लोग कहे थे एक्सेलरेशन. स्थान बदलने का दर को कहे थे वेलोसिटी, और वेलोसिटी बदलने का दर को कहे थे एक्सेलरेशन. पर यही पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, मान लीजिए गोल गोल मूव कर रहा है किसी सर्कल में, किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे हम अगर इस बॉडी को देखें जो रोटेशनल मोशन में है, तो इस बॉडी का हर पॉइंट गोल गोल घूम रहा है अबाउट सम सेंटर, एक सर्कुलर पाथ में ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेडियस. तो अब अगर गोल गोल पाथ में घूमता हुआ किसी पार्टिकल का पोजीशन हम जानना चाहें, तो अब ये चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम अच्छा नहीं है. हम इसी सर्कल पे कुछ नंबर्स मार्क करेंगे, 0, 1, 2. ये रेडियन में एंगल है, ये 1 रेडियन लिख रहे हैं, मतलब कि 57.3 डिग्री. 2 रेडियन जहां मार्क करेंगे 204.6 डिग्री, यहां मार्क करेंगे पाई रेडियन, ताकि पार्टिकल जब इस सर्कुलर पाथ पे जब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे मूव करके पहुंच रहा होगा, तो किसी भी वक्त पोजीशन पूछिएगा तो हम कोई एक इनिशियल लाइन डिफाइन कर देते हैं. जैसे यहां ओरिजिन डिफाइन करते हैं, वैसे यहां एक लाइन, और किसी भी वक्त उसका पोजीशन पूछिएगा
उस इनिशियल लाइन से जितना उसका जो एंगल बना रहा होगा वही बताएंगे हम उसका पोजीशन, थीटा सिंबल से डिनोट करेंगे। इसको लीनियर स्केल बोलते हैं और इसको एंगुलर। और ये पार्टिकल अगर t टाइम पे इस पोजीशन पे दिख रहा है और t प्लस dt टाइम पे वो थीटा प्लस डी थीटा पोजीशन पे दिख रहा है, थोड़ा सा उसके पोजीशन में चेंज हुआ है, तो पोजीशन में जो चेंज हुआ है अगर उसको हम dt टाइम से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी मिलता है उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगल बदलने का दर, एंगुलर पोजीशन बदलने का दर, जैसे यहां लीनियर पोजीशन बदलने का दर रेडियन प्रति सेकंड में मेजर करेंगे इसका एंगुलर वेलोसिटी। नया क्वांटिटीज हम लोग डिफाइन करते हैं। रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी अगर है तो उसके मोशन को एनालाइज करने के लिए न्यू सेट ऑफ क्वांटिटीज, इनको हम लोग एंगुलर क्वांटिटीज बोलते हैं। यहां वेलोसिटी था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, यहां एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, नया क्वांटिटीज हम लोग डिफाइन किए। अब किसी भी वक्त अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड और अगले dt टाइम के बाद उसका रफ्तार बदल जाता है बाय एन अमाउंट डी ओमेगा, तो डी ओमेगा बाय dt को हम लोग कहेंगे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलर क्वांटिटीज है बट इनको बोलते हैं लीनियर। यहाँ x, v और a, यहाँ थीटा, ओमेगा और अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। रोटेशनल मोशन के लिए वी नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज बोलते हैं और इनको लीनियर क्वांटिटीज बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं ऊपर से, तो किसी भी वक्त अगर हम कहें कि उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई एक इनिशियल लाइन होगा जिससे हम उसके एंगुलर पोजीशन को मेजर कर रहे होंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करने का मतलब है कि इस वक्त से अगले dt वक्त में वो अपने स्थान से थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होगा बाय एन एंगल डी थीटा। उसको अगर dt समय से डिवाइड करते हैं तो डी थीटा बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है। इट मीन्स कि अगर इस वक्त एंगुलर वेलोसिटी पता है हमको ओमेगा है, तो हमको ये पता है कि अगले dt सेकेंड में वो कितना एंगल से डिस्प्लेस्ड होगा, इक्वल टू ओमेगा टाइम्स dt। अगर ये पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, तो अगर ये d थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड होता है d थीटा, तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है r d थीटा। t टाइम पे पार्टिकल यहां था और t प्लस dt टाइम पे पार्टिकल यहां चला गया, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ d थीटा और उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ r d थीटा। ये मीटर्स में है और ये रेडियंस में है। यहां से पार्टिकल घसक के जब यहां गया तो हम पूछेंगे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो हम मीन कर रहे होंगे ये वाला एंगल, और उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताइए तो मीटर्स में बताते हैं। यहां से घसक के कोई यहां गया तो मीटर्स में बताते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस से बताते हैं। तो अगर पार्टिकल dt टाइम में यहां से घसक के यहां गया तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट r d थीटा। अगर हम d थीटा को dt से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी मिलता है उसको बोलते हैं उस वक्त पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को हम अगर dt से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी मिलता है उसको हम लोग पार्टिकल का वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का एक दिशा होता है और एंगुलर वेलोसिटी का भी एक दिशा होता है, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी का दिशा हम लोग किधर बताएंगे, तो हम लोग डिफाइन किए थे वेलोसिटी को एज dx बाई dt, यानी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही बताना है जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होता है।
यानी इस वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी हम पूछें किधर दिखा, तो आप बोलेंगे इस तरफ, टेंजेंट के अलोंग दिखाएंगे, सर्कल के टेंजेंट के अलोंग। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछेंगे कितना है, तो आप r टाइम्स डी थीटा बाई डी टी, यहां हम एक रिलेशन आपको दिखाना चाहते हैं एग्जिस्ट करता है। अगर हम इस बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू बता दें रेडियन पर सेकेंड में, तो आप उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो r टाइम्स डी थीटा बाई डी टी के जगह ओमेगा लिख दें। यानी हम एक रिलेशन लाना चाहते हैं। अभी कुछ क्वांटिटीज हम डिफाइन किए, लीनियर, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और कुछ एंगुलर क्वांटिटीज डिफाइन किए, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, इसके बदलने का दर और इसके बदलने का दर, लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज डिफाइन किए। अब हम इन दोनों में संबंध बताना चाहते हैं। पार्टिकल जब मोशन में है तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन किए हैं एंगुलर वेलोसिटी। हमारे लिए कन्वीनियंट है, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो हमारे लिए कन्वीनियंट है उसका एंगुलर वेलोसिटी, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब कन्वीनियंट क्वांटिटीज है। यही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो हम उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये सब कन्वीनियंट क्वांटिटीज है। तो हम अपने सुविधा के अनुसार डिफाइन करते हैं क्वांटिटीज को। तो अभी डिफाइन कर दिए हम अ क्वांटिटी कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, बट देयर इज अ रिलेशन। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी बता दें किसी वक्त पार्टिकल का इतना है, चाहे जैसे पहले बता दें कि वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी थीटा से, तो बताइए तो कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना से हुआ है। तो आप बता देंगे ना, इस डिस्टेंस को अगर हम डी एस कह लें यहां से वहां, तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इतना होगा मीटर्स में। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डी एस एंड डी थीटा, इसको हम अभी एस लिख रहे हैं। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डी एस एंड डी थीटा, ये रिलेशन। और अगर डी टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो डी एस बाई डी टी बिकम्स वेलोसिटी एंड दिस बिकम्स ओमेगा। और अगर एक बार और हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे अगले dt सेकंड के बाद अब ये और तेज नचने लगे, एंगुलर वेलोसिटी और तेज हो जाए, ओमेगा से बढ़ के ओमेगा प्लस डी ओमेगा हो जाए, तो वेलोसिटी भी उस समय पार्टिकल का r टाइम्स ओमेगा प्लस डी ओमेगा हो जाएगा। वेलोसिटी भी बदल गई। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस माइनस दिस, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू r टाइम्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक एक्सेलरेशन, इसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, पार्टिकल जब गोल गोल मूव किसी कर्व पाथ पे मूव करता है ना, कर्व पाथ पे पार्टिकल मूव करता है, तो हम लोग यहाँ पे दो एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स हैं। पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे से ऐसे से ऐसे हो रहा है, उसका दिशा भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी। तो हम यहाँ पे दो तरह का एक्सेलरेशन डिफाइन किए थे, आपको रिवाइज करा रहे हैं। पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो सिर्फ उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है, दिशा नहीं बदलता है। या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा। तो अगर बढ़ रहा हो तो हम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के टेल को सटा के रखें, तो दिस इज द डीवी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी ये वाला एरो और फाइनल वेलोसिटी ये वाला, तो इसी दिशा में आप कहते हैं कि एक्सेलरेशन है। अगर पार्टिकल का स्पीड घट रहा हो वक्त के साथ, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड घट रहा हो, तो आप इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के टेल को सटा के रखिए। इतना चेंज हुआ है लेकिन चेंज अब इनिशियल से फाइनल की तरफ, विजिबल चेंज। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन इस तरफ, लेकिन कोलिनियर है, वेलोसिटी के पैरेलल है। और अगर पार्टिकल का मोशन एक कर्व्ड पाथ पे हो रहा हो, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, केवल दिशा बदल रहा है, तो हम दोनों वेक्टर के टेल को सटा के रखें यहां और यहां। dv ऐसे आता है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर स्मॉल टाइम इंटरवल dt में आप ऑब्जर्व करें तो ये एंगल नेग्लिजिबल होता है, यानी एक्सेलरेशन तब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है
और उसका वैल्यू वही dv से डिवाइड करते हैं, dt को dv को डिवाइड कर देते हैं dt से, यहां से वहां जाने में जो समय लगा होगा, और dv का मैग्नीट्यूड निकाल के तो हमको निकल जाता है एक्सेलरेशन, जो कि v²/r के बराबर होता है। अगर कोई पार्टिकल का सिर्फ दिशा बदल रहा हो, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा हो, एक कर्व पाथ में मूव करता हुआ आपको दिखे, तो आप उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, वही dv/dt v²/r आता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और इन जनरल जब कोई पार्टिकल एक कर्व पाथ में मूव कर रहा होता है, उसका मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों बदल रहा है। अगर आप अब dv कैलकुलेट कीजिए तो ऐसे कुछ आएगा। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को हम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ टेल सटा के रखे हैं, दिस इज dv, यानी एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ आता है। यानी एक्सेलरेशन को अगर हम दो कंपोनेंट में बांट दें, तो एक कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, जिसको हम सेंट्रीपिटल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो v²/r के बराबर होता है। यानी इस समय इस पार्टिकल का स्पीड अगर v है और इस समय ये जिस कर्व पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस अगर r है, तो आप कैलकुलेट करने पर dv का कंपोनेंट इस दिशा में और डिवाइडेड बाय द टाइम, जितने समय में ऐसे से ऐसे हुआ है, वो कैलकुलेट करने पर इतना के बराबर आता है। और टेंजेंशियल कंपोनेंट वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में जो चेंज हुआ होगा, पहले अगर 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा था, अब 3.1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, और समय बदला है कुछ 0.1 सेकेंड। जिस दर से मैग्नीट्यूड बदल रहा है 3.1 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 0.1 सेकेंड, यही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जैसे ये पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, एक एंगुलर वेलोसिटी है और एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, यानी कि इसका एंगुलर वेलोसिटी वक्त के साथ बदल रहा है, फिक्स्ड नहीं है। अभी ओमेगा है, अगले dt सेकंड के बाद इसका एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगा। यही मतलब है अल्फा का। अल्फा मतलब d⍵/dt। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो dt से गुना कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा। अगले dt सेकंड में कितना चेंज होगा, अल्फा को मल्टीप्लाई कर दीजिए dt से, तो आपको चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा। So if there is angular acceleration, it means omega is going to change. तो ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है हम जानना चाहते हैं। तो एक्सेलरेशन कंपोनेंट दो है, एक सेंटर की तरफ द सेंट्रीपिटल कंपोनेंट या द नॉर्मल कंपोनेंट, और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, हम दोनों जानना चाहते हैं। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा वेलोसिटी का, तब टेंजेंशियल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल कंपोनेंट को हम dv/dt लिखते हैं, नो वेक्टर। अगर वेक्टर लिख दीजिएगा तो उसका मतलब चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी, दिस और दिस। अगर हम dv वेक्टर लिखेंगे, दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, dv वेक्टर का मतलब हुआ ये, और dv का मतलब 0। इस केस में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज हो रहा है v वेक्टर, अगर ये सिंबल लगाएंगे तो उसका मतलब वेक्टर, और नहीं लगाएंगे तो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, उसी को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट dv/dt। तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी तभी बदलेगा जब ओमेगा बदलेगा। तो dv/dt इक्वल टू r टाइम्स d⍵/dt, और d⍵/dt को हम लोग डिफाइन करते हैं अल्फा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इक्वल टू r अल्फा। तो यहां हम एक रिलेशन लिखे हैं बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। ये पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन नहीं लिखे हैं, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखे। ये भी एक्चुअली टोटल वेलोसिटी नहीं है। हो सकता है कि ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो, यानी रेडियल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हो बाहर की तरफ, और साथ में घूम भी रहा हो। तो ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट लिखे हैं वो सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट लिखे हैं, यानी रेडियस जो पार्टिकल का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर,
उसके परपेंडिकुलर दिशा में जो उसका वेलोसिटी होगा, अगर ये डंडा नचता है बाय एन एंगल डी थीटा, तो डंडा का ये वाला जो एंड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मूव करेगा वो डिस्टेंस है आर डी थीटा। हाँ, अब साथ में ये पार्टिकल जो है डंडा एलोंगेट भी कर गया, मान लीजिए पार्टिकल यहां से यहां चला गया, तो थोड़ा घसका भी है इस दिशा में और रेडियल डायरेक्शन में घसका है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, ये डी आर लिख सकते हैं, लिटिल चेंज इन इट्स पोजीशन। हम लोग को ये सब नहीं जानना है, क्योंकि कोई फिक्स सर्कुलर पाथ में अगर कोई घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी जब भी होगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि उसका रेडियस फिक्स्ड है। वो अंदर बाहर इस तरह के पाथ में कोई पार्टिकल मूव करे तो उसका एंगुलर पोजीशन भी चेंज कर रहा है और रेडियल डिस्टेंस भी चेंज कर रहा है। तब किसी भी वक्त पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट के अलोंग नहीं होगा सर्कल के, वो में भी कुछ ऐसे होगा, उसका एक रेडियल डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा। तो हम ये सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का लिख रहे हैं, रिलेटेड है विद एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि अगर ये एंगल चेंज करेगा तभी इस दिशा में वेलोसिटी कंपोनेंट होगा। अगर एंगल नहीं चेंज किया, केवल सीधा बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, तब ये वेलोसिटी जीरो होगा। तो हम यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट एक सब्सक्रिप्ट टी नहीं भी लगाए तो अभी हम मान के चलेंगे कि आप जब यहाँ लिख रहे हैं v बराबर आर ओमेगा, तो आप समझ रहे हैं कि हम टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग, या ऐसे कहें कि उसका जो रेडियस के परपेंडिकुलर दिशा में जो वेलोसिटी है वही लिखा है। उसी प्रकार रेडियस के परपेंडिकुलर दिशा में जो एक्सेलरेशन है वो लिखा है, टोटल नहीं है ये। एक्चुअली तो इस पार्टिकल का अभी इस वक्त दो एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, एक इस तरफ जो कि r इंटू अल्फा के बराबर होगा, और रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है वो तो v स्क्वायर बाई आर है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमको इन दोनों का जरूरत है, यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट का जरूरत नहीं वेलोसिटी का, डी आर बाई डी टी, यानी जिस दर से वो रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अभी एक सर्कुलर पाथ को एनालाइज करना है। बट यहाँ एक्सेलरेशन का दोनों कंपोनेंट का जरूरत है, टेंजेंशियल कंपोनेंट भी और सेंट्रीपिटल कंपोनेंट भी, जो कि v स्क्वायर बाई आर, या अगर हम लोग अगर v के जगह v माने वही टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉट द टोटल वेलोसिटी अगेन, यानी वेलोसिटी अगर रेडियल डायरेक्शन में भी है, पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे है, तो उसको दो कंपोनेंट में बांट दीजिए, टेंजेंशियल एंड रेडियल, तो इसका स्क्वायर करके आर से डिवाइड कर रहा है, उसके जगह हम लोग ओमेगा आर लिख दें, सो दिस रिड्यूसेस टू v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। इन क्वांटिटीज से अक्वेंटेड होना जरूरी था। ओमेगा के बदलने का दर अल्फा, और ये भी समझना जरूरी था कि अगर इस पार्टिकल का हम किसी वक्त एंगुलर स्पीड बताते हैं तो उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बता देते हैं, तो आप उस वक्त जो उसका एंगुलर स्पीड होगा और उस वक्त जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उन दोनों क्वांटिटी से आप कैलकुलेट कर लेंगे पार्टिकल का एक्चुअल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और इसका दिशा किधर होगा। अगर इसका वेलोसिटी तेज और तेज हो रहा है इसी तरफ, धीमा और धीमा हो रहा है तो विपरीत दिशा। सो ये दो क्वांटिटी हम लोग डिफाइन किए, ओमेगा और अल्फा, और पहले डिफाइन किए थे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और ये सब रिलेटेड है आपसे। यहां चित्र में देखिए हम एक पार्टिकल दिखाए हैं किसी एक एक्सिस के अबाउ या किसी एक पॉइंट के अबाउ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। किसी वक्त अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, वो है सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर, यानी टोटल एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ।
इन दोनों का वेक्टर सम। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा होगा इसी तरफ निश्चित रूप से, जिस तरफ एक्सेलरेशन उसी तरफ फोर्स चाहिए। अगर फोर्स ना हो तो एक्सेलरेटेड मोशन संभव नहीं है। अगर आप सिर्फ एक पार्टिकल को गोल गोल घुमाना चाहते हैं विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा अल्फा 0, यानी एक्सेलरेट कराना चाहते हैं आप पार्टिकल को, उसके वेलोसिटी के सिर्फ दिशा को बदलना चाहते हैं, तो आपको इस दिशा में फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन की दिशा में फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना, सो भी बता सकते हैं आप। यही तो सिखाया लोग, इसी को डायनेमिक्स बोलते हैं। ये इक्वेशन की मदद से आप बता सकते हैं कि कितना फोर्स चाहिए। अगर इस पार्टिकल को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है विद सम एक्सेलरेशन a, यानी उसकी वेलोसिटी के बदलने का दर मान लीजिए आप चाहते हैं 0.1 मीटर प्रति सेकंड की दर से उसका रफ्तार तेज और तेज हो, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा उसी दिशा में जिस दिशा में आप एक्सेलरेशन चाहते हैं, और कितना सो भी आप बता देंगे। अगर किसी कर्व पाथ में कोई पार्टिकल को घूमना है, उसका रफ्तार भी तेज होना है और दिशा में दोनों बदलना चाहते हैं, तो आपको फोर्स कुछ ऐसे लगाना होगा। वेलोसिटी के पैरेलल नहीं लगाना होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं लगाना होगा, वेलोसिटी से एक सर्टेन एंगल पे लगाना होगा, ताकि फोर्स का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जो मैग्नीट्यूड बदले और एक नॉर्मल कंपोनेंट हो जो दिशा बदले। तो इस समय आप देख के बता सकते हैं, अगर इस पार्टिकल का मास m है तो इस मोशन के लिए कितना फोर्स का आवश्यकता होगा। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स इतना चाहिए होगा, मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कुछ ऐसे लगना होगा, उसका कंपोनेंट्स इतना चाहिए, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसी पे सारा ध्यान रहे, क्योंकि हम यही जानना चाहते हैं कि इसके एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहा है विथ टाइम डी ओमेगा बाई डी टी, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम जान जाएं तो हर डी टी समय में उसके एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजेस होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा इज द इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिसके पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इस इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन को दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन लिखे हैं। इस क्वांटिटी को एक नाम दिया गया, नया क्वांटिटी, उसको टॉर्क नाम से हम लोग पुकारेंगे। Ft वाज फोर्स, बट फोर्स को जो हम मल्टीप्लाई कर दिए उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O, इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं फोर्स का, लाइन ऑफ एक्शन। हम O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं उसके लाइन ऑफ एक्शन पे, उसी से मल्टीप्लाई कर दिए, और इस क्वांटिटी को हम लोग टॉर्क बोल रहे हैं। ये क्वांटिटी तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये क्वांटिटी को हम लोग एक नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। हम लोग का अब यही इक्वेशन एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग हमेशा इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, टॉर्क डिवाइडेड बाई आई। जैसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं। एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी था, क्योंकि एक्सेलरेशन निकलते ही अब आप पार्टिकल का वेलोसिटी बता सकते हैं किसी भी वक्त। अब वेलोसिटी निकलते ही पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हैं आप बाय इंटीग्रेटिंग v dt को ऐड करते करते आप पोजीशन को बता सकते हैं, और एक्सेलरेशन को dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके आप वेलोसिटी बता सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी के बदलने का दर। तो न्यूटन हम लोग को बता रहे हैं कि फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा है उसको मास ऑफ द पार्टिकल से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फिर ये सब काइनेमेटिक्स है, दिस इज नॉट डायनेमिक्स, दिस इज डायनेमेटिक्स, दिस इज डायनेमिक्स।
एंड दिस इज काइनेमेटिक्स। अब हम लोग को बता रहे हैं न्यूटन एक नया क्वांटिटी कह रहे हैं, वो टॉर्क, और एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं इनर्शिया। इसका नाम भी वो इनर्शिया ही रखे थे। हम लोग मास जिसको बोलते हैं उसको न्यूटन इनर्शिया ही बोलते थे। किसी बॉडी के मोशन को अगर आप बदलना चाहते हैं ना, तो आपको मेहनत करना होगा, धक्का मारना, तभी उसका मोशन चेंज करेगा। और अलग अलग बॉडी पे अलग अलग धक्का मारना पड़ता है। ज्यादा भारी बॉडी है तो उस पर सेम एक्सेलरेशन के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम लोग फोर्स और एक्सेलरेशन चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी एक बॉडी पे आप फोर्स लगाइए F1, उसका एक्सेलरेशन मेजर कर लीजिए A1 सेंटर ऑफ मास का। अब फोर्स लगाइए F2, अधिक फोर्स तो अब अधिक एक्सेलरेशन, बट दिस बाय दिस का जो रेशियो है F बाई F, वो उस बॉडी के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो कि इनर्शिया के नाम से न्यूटन उसको संबोधित किए थे, उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को। एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ये तो एग्जैक्टली उसके मास के बराबर है। कोई बक्सा इसका इनर्शिया नाप के आइए लैब में, तो आप फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, उसके एक्सेलरेशन को मेजर करेंगे, फिर फोर्स को बदल देंगे, फिर एक्सेलरेशन मेजर करेंगे, और इस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर ग्राफ बनाएंगे फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन, जीरो फोर्स जीरो एक्सेलरेशन, फोर्स बढ़ाते जाइए, एक्सेलरेशन भी मेजर करते जाइए, अधिक 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 फोर्स अधिक एक्सेलरेशन, अधिक फोर्स अधिक एक्सेलरेशन। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए तो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग टू द ओरिजिन, और इसका जो स्लोप है वही इनर्शिया है। और बाद में जब तराजू पे ले जाकर के इस ब्लॉक को वजन कीजिएगा तो वो आश्चर्यजनक बात आपको मालूम चलेगा कि जितना वजन उसका फिजिकल बैलेंस पे रखने पे उसका जो मास आता है किलोग्राम्स में, एग्जैक्टली उतना ही के बराबर आता है उसका फोर्स बटे एक्सेलरेशन का रेशियो। तब से लोग इसको मास कहने लग गया, बट एक्चुअली न्यूटन डिडंट यूज द वर्ड मास फॉर दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ही यूज्ड द वर्ड इनर्शिया। अब हम लोग को न्यूटन बता रहे हैं कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, यानी इसके एंगुलर वेलोसिटी के बदलने का दर, तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा था पार्टिकल को, तो फोर्स को दो कंपोनेंट में बांट दिए हम, एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट जो है उसका कोई योगदान नहीं है रोटेशनल मोशन में, ये किसी प्रकार का चेंज नहीं ला सकता है एंगुलर वेलोसिटी में। इट इज ओनली द टेंजेंशियल कंपोनेंट जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां नोटिस करने वाला था ये कि आर से क्यों मल्टीप्लाई किया गया। थिंक अ लिटिल, अगर इमेजिन कीजिए कि एक ये डंडा होता, यहां पे मासलेस डंडा से कनेक्टेड होता ये पार्टिकल, हम फोर्स वहां लगाने के बजाय वही टेंजेंशियल फोर्स यहां पे लगा देते, मिडिल ऑफ द रॉड के आसपास, r/2 डिस्टेंस पे। यही फोर्स हम r/2 डिस्टेंस की दूरी पे लगाते। अब जो हम एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाने का क्षमता मेरा है, वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखिए आपको पता चल जाएगा, अगर वही Ft फोर्स हम यहां लगा दे तो यू शुड फील कि अब वही फोर्स अब किसी प्रकार का एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं ला पाएगा। यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर यही पार्टिकल m एक पॉइंट के बजाय वही मास को थोड़ा हम स्पेस में स्प्रेड कर दें और इस पॉइंट पे उसके एक्सट्रीम छोर पे फोर्स को लगाए, यानी इस एक्सिस से और दूर, तो हम पाते हैं कि अब वो ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाता है। यानी अभी इस बात का महत्व समझ में आएगा कि r से क्यों गुना किया गया। न्यूटन रियलाइज्ड कि एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन क्वांटिटीज है। जैसे एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन क्वांटिटीज है, एक ही था, फोर्स बस। बट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अकेला फोर्स नहीं है, नहीं तो फिर फोर्स हम ऐसे लगा देते हैं पार्टिकल पे इस तरह, ये लगे भी नहीं करते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, देयर विल बी नो एंगुलर एक्सेलरेशन।
क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन तभी होगा जब एक टेंजेंशियल कंपोनेंट लगेगा फोर्स का, एंड फिर फर्दर ही रियलाइज, आपको रियलाइज करवाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये क्वांटिटी आर। ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिलकर डिसाइड करेगा कि कितना एंगुलर एक्सेलरेशन से बॉडी रोटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां हम ये एक सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग रेंच बोलते हैं, रेंच, दिस इज कॉल्ड रेंच। ये एक नट है जो उसको टाइट करना हो, इट इज गॉट एजेस, स्ट्रेट एजेस है, हेक्सागोनल शेप का है, नॉर्मल थ्रेड दिया हुआ एक स्क्रू है और उसका जो हेड होता है इस चित्र में हम वही दिख रहे हैं। इसको किसी चीज में हमको टाइटन करना है, किसी होल में डाल के, तो हाथ से रोटेट करते 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 उसको एक पॉइंट तक ले गए और उसको और टाइट करना है। हम आपको टॉर्क को फील कराना चाहते हैं। हम लोग चारों तरफ हर समय टॉर्क देख रहे होते हैं, टॉर्क लगा रहे होते हैं। फोर्स और टॉर्क में हम अंतर बताना चाहते हैं। बोतल का ढक्कन खोलना है, बोतल का ढक्कन को खोलना है। ऊपर से देखिए टॉप व्यू, आप इस ढक्कन को अपने हाथों से पकड़ते हैं, ऊपर से दिखाते हैं, देखने पे सरफेस दिखेगा ढक्कन का, ये एक्सिस है। आप इस ढक्कन को एक्सेलरेट नहीं कराना चाहते हैं, किसी दिशा में उसको घसकाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे। तो आप फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स कैसा लगाते हैं देखिए, घसकाना और नचाना में अंतर है। अगर आप इसको घसकाना चाहते हैं तो फोर्स किधर लगा दीजिए, जिधर लगाइएगा उधर घसक जाए। लेकिन अगर नचाना चाहते हैं तो बड़ा खास तरीका से फोर्स लगाना पड़ता है। हम लोग लगाते हैं, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। हम लोग फोर्स उसके सरफेस पे अपनी उंगली को प्रेस करके और ऐसे रोटेट करते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं उसके सरफेस पे। अपने उंगली से जब किसी चीज को पकड़ के और रिलेटिव मोशन करते हैं तो एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसका मॉलिक्यूल्स मेरे उंगली पे फोर्स लगाएगा और मेरे उंगली का मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे ऐसे। तो इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स जो हम लगाते हैं वही इसको रोटेट कराएगा। और ये फोर्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे ये लग रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो दूरी जितना ज्यादा दूर लगाएंगे ये फोर्स, उतना ज्यादा हम आसान महसूस करेंगे ढक्कन को खोलना। अगर हम फोर्स यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहीं पे लगा दें, अगर हम एक्सिस से पास करता हुआ अपना लाइन ऑफ एक्शन को रखें, अब तो ढक्कन खोल ही नहीं पाएंगे। घर का जो दरवाजा है एक हिंज्ड होता है, कोई एक स्ट्रेट लाइन, एक नॉब होता है। हम लोग दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा पे लटकते नहीं, फोर्स लगा दिए ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा। हम लोग पुश करते हैं, एक खास दिशा में पुश करते हैं, प्लेन ऑफ द डोर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी अगर हम मान लीजिए किसी तरफ फोर्स लगा दें, हम फोर्स को कई कंपोनेंट से बांटते हैं, तो जो प्लेन ऑफ द डोर में जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये सब कंपोनेंट्स इस एक्सिस के अबाउट, ये डोर कंस्ट्रेंड है कि वो जब भी मोशन में होगा तो इसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। अब आप लगा के देखिए फोर्सेस, अगर आप ऐसा फोर्स लगाते हैं जो इन द प्लेन ऑफ द डोर है, ये सब फोर्सेस डोर को नहीं रोटेट कर पाएगा इस एक्सिस के अबाउट। इट इज दिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, आप किसी भी दिशा में लगा के देखेंगे, इट इज ओनली द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डोर, वही कंपोनेंट
दरवाजा को रोटेट करा सकता है। हम 3 कंपोनेंट में बांटते हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से बांटते हैं कोई फोर्स। और ये कितना डिस्टेंस दूर है, ये नॉब जहां पे आप फोर्स लगाए हैं, ये डिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। आप वही फोर्स को और थोड़ा निकट एक्सिस के लगा के देखिए F1 को, इस दूरी को हम लोग कहते हैं फोर्स का मोमेंट आर्म। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम कहेंगे मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। हम आपको इस R से मल्टीप्लाई करने का महत्व दिखाना चाहते हैं कि यही हमारा इक्वेशन होने वाला है। अगले कई दिनों तक हम लोग इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का निकाल पाएंगे। और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर निकल गया तो किसी एक वक्त अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी पता है से 0 समय पर, तो अब किसी भी अन्य वक्त पे हम उसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस द चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम dt समयों से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं तो मिलेगा चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले जरूरी है कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल पाए, यानी उसके एंगुलर वेलोसिटी के बदलने का दर। अब वो निकालने के लिए हम लोग को इसी फॉर्मूले का सहारा है। एक बॉडी होगा, उस पर फोर्सेस लग रहा होगा और किसी एक एक्सिस के बहुत वो बाध्य होगा नचने के लिए, तो हम उन फोर्सेस का टॉर्क निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस। इस फोर्स का टॉर्क पूछेंगे F2 का, तो F2 का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास करता है तो उसका टॉर्क 0 हो गया। F3 यहां पे एक्सिस के पैरेलली है, एक्सिस के जो पैरेलल फोर्सेस है वो तो कभी रोटेट नहीं कर पाएगा। और F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है। अब F1 का एक टॉर्क होगा F1 into L, जो इस डोर को रोटेट कराना चाहेगा। इस सेंस में अपने दाहिने हाथ के फिंगर्स को हम कर्ल करके दिखा रहे हैं, इस सेंस में इस दरवाजे को रोटेट करना चाहेगा ये वाला फोर्स का टॉर्क। अगर हम टॉर्क कैलकुलेट कर लिए अबाउट सम एक्सिस, दरवाजा को पुश कर रहे हैं तो जिस सेंस में रोटेट करेगा, अगर हम टॉर्क कैलकुलेट कर लिए तो हम बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन यानी वो किस दर से अब उसका एंगुलर स्पीड में चेंजेस होगा वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे, प्रोवाइडेड एक और क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर पाए। जैसे हम लोग का इस इक्वेशन में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशन में m कैलकुलेट नहीं करते थे, m दिया होता था इन किलोग्राम्स मास ऑफ द बॉडी। लेकिन अभी यहां पे जिस क्वांटिटी को हम I सिंबल से डिनोट कर रहे हैं और उसको रोटेशनल इनर्शिया बोल रहे हैं, उसको ट्रांसलेशनल इनर्शिया बोलते हैं। बॉडी का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन, ये है रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो खाली मास बता देने से नहीं निकल जाएगा, मास इनटू वो मास एक्सिस से कितना दूर पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है उसको कह रहे हैं हम रोटेशनल इनर्शिया। तो अगर कोई बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया पता हो, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का टॉर्क पता हो अबाउट, इसको बोलते हैं टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस। आप इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क निकाल रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस, तो उसको दो कंपोनेंट में बांटे Ft Fn और दोनों का टॉर्क निकाले। टॉर्क निकालने के लिए बताए हैं आपको हम कि फोर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके मोमेंट आर्म से। मोमेंट आर्म का मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए फ्रॉम द एक्सिस, उसी से गुना कीजिए। इस एक एग्जांपल को देखिए टॉर्क को फील करने के लिए। इसमें भी देखिए आप फील पहले कर लीजिए कि अगर आप यही फोर्स थोड़ा एक्सिस के निकट लगाते, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, तो आपको सेम अमाउंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आपको नहीं दिखेगा। और अगर और निकट लगा देते, बिल्कुल एक्सिस से पास करा देते अपने फोर्स को, तो अब ये रोटेट नहीं कर पाते।
यानी रोटेट कराने के लिए केवल फोर्स महत्वपूर्ण नहीं है, फोर्स कितना दूर लगाया गया है एक्सिस से, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। जितना दूर लगाइएगा उतना आसान होगा उस डोर को रोटेट करना। जैसे इस चित्र को देखिए, यहां पे हमको इस नट को टाइट करना है, तो हम यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं, इस एंड पे एक फोर्स। जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं इसी एक्सिस के अबाउट ये नट रोटेट करेगा। हम ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये नट पे फोर्स लगेगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो हम कितना टॉर्क लगा रहे हैं? अगर हम इस फोर्स को दो हिस्सों में बांट दें, एक अलोंग दिस डायरेक्शन और एक परपेंडिकुलर टू द हैंडल ऑफ द रेंच, हैंडल बोल रहे हैं, तो यही कंपोनेंट है जो इसको रोटेट कर रहा है। ये कंपोनेंट कुछ नहीं कर सकता है। आप चाहिए तो देख लीजिए, ऐसे फोर्स लगा लीजिए, ऐसे ठेलिए, ये नहीं नचा पाइएगा इसको। इट इज दिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो अगर हमें फोर्स F है और इस एक्सिस से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर R है, यहां से वहां तक का दूरी R वेक्टर लिख रहे हैं और F वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखिए। लेट मी अप्लाई द फोर्स लाइक दिस। तो R वेक्टर को अगर आप आगे बढ़ा करके चित्र बनाइए या F वेक्टर को यहां बनाइए तो आपको एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स दिखेगा। इस चित्र में दिस इज द एंगल बिटवीन दी पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है। मान लें फोर्स F लगा रहे हैं, तो हम अगर कहें कि टॉर्क कैलकुलेट करके बताइए अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क हमेशा किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। देखिए तभी ना आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस पॉइंट से मोमेंट R कैलकुलेट करके। तो जब हम कहेंगे कि इस फोर्स का टॉर्क बताइए तो कितना लग रहा है, तो आप पूछेंगे अबाउट विच पॉइंट, तो अबाउट दिस पॉइंट O। तो जिस पॉइंट पे भी फोर्स लग रहा है, हम इस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। हम फोर्स को दो कंपोनेंट में बांट दें, अगर F cos थीटा और F sin थीटा, तो हम F sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस को टॉर्क बोलेंगे। यही वो कंपोनेंट है फोर्स का जो इसको ऐंठेगा। या ऐसा करने के बजाय आप F को दो हिस्सों में तोड़ने के बजाय आप पोजीशन वेक्टर को दो हिस्सा में तोड़ दीजिए। ये एंगल थीटा है, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे। तो अगर ये R और ये थीटा है, तो यहां से वहां तक का जो दूरी है वो R sin थीटा हो गया और ये R cos थीटा। तो फोर्स को कंपोनेंट में बांट दीजिए इस पोजीशन वेक्टर के अलाउंग पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, या R वेक्टर को ही दो कंपोनेंट में बांट दीजिए, एक फोर्स के अलाउंग और एक फोर्स के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट को गुना कर दीजिए, तो जो क्वांटिटी आएगा उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। जैसे A वेक्टर और B वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, अगर आप B को दो कंपोनेंट में बांटते हैं, एक कंपोनेंट अलोंग A और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू A, B sin थीटा B cos थीटा, तो B cos थीटा को जब आप A से गुना करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट करना, A गुने B cos थीटा। और जब A को B के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से गुना करते हैं तो उसको हम लोग A क्रॉस B लिखते हैं, A B sin थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आप एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं दूसरे के अलाउंग। किसका कंपोनेंट निकालते हैं? A का B के अलाउंग निकाल के B से गुना करते हैं, कि B का A के अलाउंग कंपोनेंट निकाल के A से गुना करते हैं, एक ही बात है।
सो जब हम दो वेक्टर को कहें कि डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो उसका मतलब है आप किसी एक का कंपोनेंट निकाल लीजिए दूसरे के अलावा। ए का कंपोनेंट निकालिएगा तो ए cos थीटा आएगा, या बी का कंपोनेंट निकाल लीजिए एक अलावा, गुना कर लीजिए। और जब क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं कि कीजिए दोनों वेक्टर का, तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को गुना करते हैं। बी साइन थीटा को ए से गुना कर दीजिए, या ए को दो कंपोनेंट में बांट दीजिए, बी के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा को बी से गुना कर दीजिए। तो हम टॉर्क को जो डिफाइन कर रहे हैं, टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, यानी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो फोर्स कितना ऐंठन उत्पन्न कर रहा है। टॉर्क को हिंदी में बोले ऐंठन, ऐंठ रहा है। तो इसका जवाब देने के लिए सरल शब्दों में देखिए तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डॉट 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 उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, इसको बोलते हैं उस फोर्स का मोमेंट आर्म अबाउट ओ। फोर्स को गुना कर दीजिए फोर्स के मोमेंट आर्म से, फोर्स को गुना कर दीजिए फोर्स के मोमेंट आर्म से, जो निकलेगा उसको टॉर्क बोलते हैं। या हम कहें कि फोर्स को दो कंपोनेंट फोर्सेस में बांट दीजिए, दोनों का टॉर्क अलग अलग निकाल लीजिए। तो F cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन ये है जो O से गुजर रहा है, तो उसका मोमेंट आर्म 0 है, इसलिए F cos थीटा का टॉर्क 0 है, और F sin थीटा का टॉर्क उसका मोमेंट आर्म R हो गया, उसका लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F sin थीटा को R से गुना किए, उसका टॉर्क निकल गया। F cos थीटा का मोमेंट आर्म 0 है, उसको गुना कर दिए, उसका निकल गया, और टोटल निकल गया F sin थीटा इंटू R। दोनों में से कोई एक तरीका से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। क्या डिफाइन किया गया है? इसको वेक्टर के रूप में डिफाइन किया गया है टॉर्क। जैसे अभी हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन किस दिशा में ऐंठना चाहता है, इस दिशा में अपना दाहिना हाथ के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा हम उसी दिशा में कहेंगे कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा हम लोग डिसाइड किए, टॉर्क को एक डायरेक्शन देंगे। यानी अभी हम पूछेंगे कि टॉर्क उस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट किस दिशा में टॉर्क है, तो जिस दिशा में भी ये ऐंठना चाह रहा है ये, उस दिशा में अपना दाहिना हाथ को कर्ल कीजिए और अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा उधर ही बोलिएगा टॉर्क है। तब हम अब इसको इतना मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क का, और दिशा जो बोले हैं उसको ध्यान से देखिए। आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और टॉर्क वेक्टर हम बोल रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यानी अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल हो रहे हैं, फिजिक्स वही है जब आप फील करें ऐंठन को। ऐंठन में खाली फोर्स महत्वपूर्ण नहीं है, मोमेंट आर्म भी महत्वपूर्ण है। उसी फोर्स को यहां लगाइएगा तो कम ऐंठन उत्पन्न कर पाएगा, यहां लगाइएगा और कम ऐंठन है, यहां लगा दीजिएगा 0 ऐंठन। तो केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स का मोमेंट आर्म इंपॉर्टेंट है अबाउट दैट पॉइंट। तब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। अब R क्रॉस F लिखें कि F क्रॉस R। तो देख लीजिए, क्योंकि हम डिफाइन किए हैं टॉर्क जिस सेंस में ऐंठे, तो यहाँ R क्रॉस F इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड, F क्रॉस R अंदर की तरफ। इसको देख करके तब एक फॉर्मूला बनाया गया कि अब हम लोग मैथमेटिकली टॉर्क को डिफाइन करेंगे ऐसे। टॉर्क का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर, बट ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है अगर आप महसूस नहीं किए हैं टॉर्क को। तो चलिए हम लोग यही समाप्त करते हैं, हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।